हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज हम जो यूनिट करेंगे वो हम पब्लिक रिलेशन पे करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि वन शॉर्ट वीडियो ही बनाऊं यूनिट सेकंड की। पूरा सब्जेक्ट की शायद अभी पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि जितना मैं सोचूं, जितना मेरे पास टाइम है, जितना है, मैं कम से कम यूनिट वाइज कंप्लीट करा दूं, ठीक है, ताकि आप कुछ तो लिख के आए उसमें एग्जाम में। एग्जाम टाइम बहुत पास है, ठीक है। एक स्टूडेंट की डिमांड भी थी वन शॉट की, तो मैं कोशिश करूंगी, अगर हुआ तो ठीक है, वरना एक ये वन शॉट आप यूनिट वाइज भी देख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें। और यूनिट 1 की ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं वीडियो, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैं एक बार क्रक्स दे देती हूँ आपको कि यूनिट सेकेंड का क्या है। ये सारा यूनिट सेकेंड ऑल सारा अबाउट पब्लिक रिलेशन है, ठीक है। पब्लिक रिलेशन होता क्या है, उसके फंक्शन क्या है, रोल क्या है, कुछ कुछ टॉपिक सिमिलर ही हैं, तो मैं ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आपको बस एक आइडिया दे दूँगी कि क्या आपको लिख के आना है, ठीक है। सेकंड चीज़, आपको एक टिप है कि इसमें जब भी आपको ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन या कुछ भी आता है, तो आप उसको पहले एक डायग्राम की तरह बना के ज़रूर दिखाएं वहाँ पे। जैसे कि आप पब्लिक रिलेशन पे आ गए तो आप यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स लिख के, और इसके कि क्या है, मतलब जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना आ गया, जहाँ पे इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना आ गया ना, वहाँ पे आप इन पॉइंट्स को ऐसे करके एक पहले डायग्राम बना सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी शीट पे तो मतलब शीट भी भरेगी, और सबसे ज़्यादा एग्जामिनर पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि हाँ, आपको ये टॉपिक आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टिप हेल्पफुल लगे। तो हम शुरू करते हैं, वेस्ट ना करते हुए टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि पब्लिक रिलेशन क्या है। पब्लिक रिलेशन क्या है? एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन डिसिप्लिन है जो क्या फोकस करता है, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वेरियस स्टेक होल्डर्स, ठीक है। देखो ये क्या है, पीआर। अगर आपने सुना होगा कि यार इसकी ये पीआर टीम है, अंबानीज की पीआर टीम है या किसी और की भी, तो दैट इज़ द पब्लिक रिलेशन टीम, ठीक है। वो क्या है कि एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन डिसिप्लिन होता है जो क्या फोकस करता है कि सपोज कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पब्लिक है, मीडिया है, कस्टमर है, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर हैं, उन तक मेरी बात पहुंचाना, या फिर मेरा मतलब कि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप हम दोनों के बीच में बिल्ड करना, वो किसका काम है? पब्लिक रिलेशन का ही काम है, ठीक है। सो जो पीआर प्रोफेशनल हैं वो एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करते हैं, रेपुटेशन क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं, और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैनेज करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस, या फिर कोई चेंज हुआ है, ठीक है। तो हम इसके इस सेक्शन में यही देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शन क्या है, स्ट्रेटेजीज़ क्या है, टूल्स क्या है, डिफरेंस क्या है एडवर्टाइजिंग, और उसमें और भी बहुत सारा है जो यूनिट सेकेंड आप कंप्लीट करके जा सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगे तो आप कम कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरी नॉर्मल स्पीड है पढ़ाने की। सेकंड आता है अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है पब्लिक रिलेशन के, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो इनका यही है कि बिल्डिंग पॉजिटिव रेपुटेशन, ठीक है। सो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पीआर का, वो क्या है? एस्टेब्लिश करना एक पॉजिटिव रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। देखो मैं एक अपनी पीआर टीम हायर कर रही हूँ, तो यही रहेगा ना कि यार मेरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप मेरा एक पॉजिटिव, पर ऐसा नहीं है, पीआर टीम को के भी कुछ रूल होते हैं, मतलब वो ऐसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकते, जो कि हम आगे देखेंगे। बट मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है पीआर का, वो यही होता है कि एक पॉजिटिव रेपुटेशन बना के रखें। मतलब कल को कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे ऐसे बोले कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक नहीं है, इसमें ये कमी है, इसमें, तो वो वहाँ पे पीआर टीम हेल्प करेगी लोगों तक पहुँचाने कि नहीं यार वो लोग गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो मेन तो यही है कि उसका जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पॉजिटिव रेपुटेशन मार्केट में बना रहे, कोई उसके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस ना लगाए, या फिर अगर कोई लगा भी रहा है तो उसको क्लेरिफाई करने का काम किसका है? पीआर टीम का, ठीक है। सो पीआर एक्टिविटी क्या करते हैं कि वो आपके पब्लिक परसेप्शन को शेप करते हैं, एक फेवरेबल इमेज बनाते हैं, और डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को उसके कॉम्पिटिटर से, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनहेंसिंग क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। जो पीआर है वो ऑब्वियसली किस पे फोकस करता है कि आपका ट्रस्ट बने और बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी बढ़े अमॉन्ग स्टेक होल्डर्स। सो ऑथेंटिक और ट्रांसपेरेंट और इन्फॉर्मेशन शेयर करके ही, देखो ऑथेंटिक और ट्रांसपेरेंट कैसे, देखो अब हम यहाँ से एक बहुत छोटा डेली यूज़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि क्वार्टरली एक रिपोर्ट आती है, ताकि अगर मैं वो शेयर लेने जाऊँ तो मैं उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट से देख लूँ कि यार कितना लॉस हो रहा है, कितना, तो दैट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, बट ऑथेंटिक और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें वहाँ पे मिलती है। सेम पीआर टीम का भी यही काम है कि वो क्या करे, ऑथेंटिक और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन ही शेयर करे, जो कंसर्न है उसको एड्रेस करे और डेमोन्स्ट्रेट करे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये पीआर उसमें हेल्प करता है आपका ट्रस्ट और गुडविल बनाने में टुवर्ड्स अ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल और उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बना ले रहे, उसके लिए कौन हेल्प करता है? पीआर। तो पीआर का ये भी ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग क्राइसिस। सो जो पीआर है वो एक
क्रिटिकल रोल प्ले करता है मैनेजिंग कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस और कंट्रोवर्सी। अगर मान लो कोई क्राइसिस हो गया या कंट्रोवर्सी हो गई, जैसे कि आपने मैगी वाली कंट्रोवर्सी देखी होगी, ठीक है, कि मतलब एकदम से ऐसे हो गया था कि यार इसमें मसाला ठीक नहीं, और वो बंद भी हो गया था, बट वो बाद में आया। सो एक क्राइसिस, ये पीआर टीम उसमें भी हेल्प करती है कि आपको कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान डेवलप करती है, आपको एक टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है, और आपकी जो रेपुटेशनल डैमेज है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है पीआर टीम का, कि वो आपकी जो पब्लिक ओपिनियन है उसको शेप करती है। मतलब शेप इन द सेंस कि मैंने सोचा था यार ये ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक नहीं है, मतलब कि मान लो किसी ने अंबानीज़ के बारे में गलत बोल दिया, ठीक है, मैंने बोला कि नहीं यार, मतलब लेकिन अंबानीज़ की पीआर टीम आई, उन्होंने ओपिनियन को चेंज किया कि नहीं यार ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा था। जैसे कि अभी रिसेंटली एक राधिका की शायद रील वायरल भी हुई थी कि वो उसमें बैठने वाला कोई सीन था, तो बट जब अंबानीज़ की पीआर टीम आई तो वहाँ पे देखा कि वो सीन ही अलग था, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में पीआर टीम हेल्प करती है, और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मतलब लोगों का ओपिनियन और एटीट्यूड चेंज हो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, उसकी प्रोडक्ट की तरफ और उसकी इंडस्ट्री की तरफ। सो बाय लिवरेजिंग मीडिया रिलेशंस, कम्युनिटी एंगेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग, पीआर प्रोफेशनल एम टू इन्फ्लुएंस पब्लिक परसेप्शन एंड जनरेट। तो ये किसकी हेल्प से करते हैं? मीडिया रिलेशन की हेल्प से, कम्युनिटी इंगेजमेंट की हेल्प से, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग करके। तो पीआर प्रोफेशनल वहाँ पे पब्लिक परसेप्शन और एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जनरेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर। जो पीआर है वो फोकस्ड है ऑन एस्टेब्लिशिंग एंड न्यूचरिंग रिलेशनशिप विद वेरियस स्टेक होल्डर। ये क्या करता है? ये इंक्लूड करता है मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद मीडिया, कस्टमर, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द लोकल कम्युनिटी, ठीक है। सो बेसिकली क्या कर रहा है बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड स्टेक होल्डर, जो पीआर है वो किस पे फोकस कर रहा है? आपके रिलेशनशिप आपकी स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे है, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करता है मीडिया के साथ, कस्टमर्स के साथ, आपके एम्प्लॉयज़ के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके साथ, और एक जो लोकल कम्युनिटी है उसके साथ। तो पीआर का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सपोर्टिंग मार्केटिंग एंड सेल्स एफर्ट्स, ठीक है। सो देखो पीआर आपकी मार्केटिंग और सेल्स टीम के साथ काम करता है उनके टू सपोर्ट देयर एफर्ट्स। ये एक ब्रांड अवेयरनेस, मीडिया कवरेज और मार्केटिंग मटेरियल्स के लिए कंटेंट प्रोवाइड करने में भी बहुत हेल्प रहता है, और ओवरऑल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी भी इसमें हेल्प होती है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पे फंक्शंस ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। अब हम फंक्शंस देखेंगे क्या है पब्लिक रिलेशन। नेक्स्ट आता है कि फंक्शंस क्या है पब्लिक रिलेशन के। तो पब्लिक रिलेशन बेसिकली क्या करता है, फर्स्ट आता है मतलब उसका क्या फंक्शन है, वो जर्नलिस्ट, मीडिया रिलेशन में क्या आएगा कि वो जर्नलिस्ट और मीडिया आउटलेट के साथ मिलके एक पॉजिटिव मीडिया कवरेज बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसमें क्या होता है कि जैसे प्रेस रिलीज क्रिएट करना, इंटरव्यू अरेंज कराना, और प्रोएक्टिवली ऐसे स्टोरीज पिच करना जो कि आपका मीडिया एक्सपोजर बनाए रखें, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो पीआर यहाँ पे क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है उनको मैनेज करता है। ये कुछ भी हो सकता है कि कोई की मैसेजेस है, स्पीच ड्राफ्ट करनी है, या फिर न्यूज़ लेटर को मैनेज करना है, या फिर कंसिस्टेंट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखना है अक्रॉस ऑल द चैनल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्राइसिस कम्युनिकेशन। जो पीआर प्रोफेशनल्स हैं वो क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान भी डेवलप करते हैं, जब मतलब क्राइसिस के टाइम पे मतलब कितना इफेक्टिवली वो कर पा रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, कम्युनिकेट। तो ये भी इनका एक फंक्शन है, जैसे कि प्रोडक्ट रिकॉल, एक्सीडेंट और रेपुटेशनल इश्यूज, ये सब ये लोग फोकस करते हैं जब कोई भी क्राइसिस आता है, ठीक है। ये एक टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं, और मीडिया की इंक्वायरीज़ को भी मैनेज करते हैं, और पूरा अपना वर्क करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन को बचा सकें उस टाइम पे, ठीक है, जब भी कोई क्राइसिस या चेंज हुआ है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर रिलेशन। जो पीआर है वो एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है आपका इन्वेस्टर के साथ आपकी कम्युनिकेशन मैनेज करने में और फाइनेंशियल कम्युनिटी के साथ करने में। इसमें क्या आता है कि वो लोग आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो इशू करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इन्वेस्टर की मीटिंग, आपको अपडेट्स देते हैं, मतलब कोई भी कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस या इनिशिएटिव होने जा रहा है उसके बारे में अपडेट करवाते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी रिलेशन। जो उनका नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है कि वो लोकल कम्युनिटी के साथ इंगेज रहते हैं ताकि वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकें और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को बढ़ा सकें। इसमें आता है कि कोई भी स्पॉन्सरशिप
देना, कम्युनिटी सर्विस इनिशिएटिव करना और पार्टनरशिप करना एनजीओज़ के साथ, जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके साथ। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय कम्युनिकेशन। जो पीआर है वो इंश्योर करता है कि एक इंटरनल कम्युनिकेशन भी रहे, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन्फॉर्म रहे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, इनिशिएटिव्स क्या हैं और अचीवमेंट्स क्या हैं। इसमें आता है इंटरनल न्यूज़लेटर्स, इंट्रानेट्स, टाउन हॉल मीटिंग्स और एम्प्लॉय रिकॉग्निशंस प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट रिलेशन। जो पीआर प्रोफेशनल हैं वो गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी इंगेज रहते हैं और पॉलिसी मेकर्स के साथ भी, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कल को ये चीज़ ना आए यार कि ये गवर्नमेंट की रूल नहीं था और आपने ऐसा कर दिया, तो पीआर उसको भी मैनेज करता है सारा। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्रीज इशू है या फिर रेगुलेटरी चेंजेस है उनको मैनेज भी करता है। सो इसमें सारा कुछ आता है, जो भी लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको मॉनिटर करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना स्टेक होल्डर्स के साथ, और जितने भी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हैं उनमें पार्टिसिपेट करना। वो कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पीआर टीम। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजीज एंड टूल्स इन पब्लिक रिलेशन। ठीक है, कि कौन कौन से टूल्स हैं जो पब्लिक रिलेशन पीआर टीम यूज़ करती है, स्ट्रेटजी यूज़ करती है आप तक या ऑडियंस तक या स्टेक होल्डर तक पहुंचने के लिए। फर्स्ट आता है मीडिया रिलेशन, जो कि इसका फंक्शन भी था, हम देख चुके हैं, तो टूल्स में भी यही है। तो ये क्या करता है, जो जैसे कि हम देख चुके हैं कि जर्नलिस्ट और मीडिया आउटलेट के साथ करता है, पर इसमें करता कैसे है कि स्टोरी आइडिया स्पीच करता है, प्रेस रिलीज़ करता है, इंटरव्यू अरेंज कराता है। सो ये जितना भी है सारी मीडिया कवरेज को मॉनिटर करता है और एड्रेस करता है कि कोई भी फॉल्स न्यूज़ या नेगेटिव पब्लिसिटी तो नहीं हो रही ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है। नेक्स्ट आता है कंटेंट क्रिएशन। जो पीआर है वो इसमें भी इन्वॉल्व रहता है कि वो क्या करती है, कंपेलिंग और रिलेवेंट कंटेंट देती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की का मैसेज और टारगेट ऑडियंस को रीच करता है। ठीक है, मतलब कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑब्जेक्टिव्स है, लोगों को बताता है कि हाँ, मतलब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन इसलिए है, जो कि अगर कोई नेगेटिव पब्लिसिटी है तो उसको भी देखता है। इसमें भी सारा यही आता है, प्रेस रिलीज, आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया कंटेंट, वीडियोज़, इन्फोग्राफिक्स एंड वाइट पेपर। जो वेल क्राफ्टेड कंटेंट है वो आपको एक मीडिया कवरेज जनरेट करने में हेल्प करता है, एंगेज करता है स्टेक होल्डर को, और ऑर्गेनाइजेशन को एज ए थॉट लीडर इंडस्ट्री में पेश करता है। ठीक है। सोशल मीडिया एंगेजमेंट। सो पीआर प्रोफेशनल ये भी एक टूल यूज़ करता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू इंगेज विद द टारगेट ऑडियंस। अपने न्यूज़ और अपडेट शेयर करता है, रिस्पॉन्ड करता है इंक्वायरीज और कमेंट्स को, मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन की ऑनलाइन रेपुटेशन भी। सोशल मीडिया अलाउ फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड फॉस्टरिंग ब्रांड लॉयल्टी। ठीक है, अभी देखो सोशल मीडिया पे तो कोई कुछ भी डाल सकता है। अगर आपने मान लो उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो इनका जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि यार ये ठीक नहीं था। तो मतलब यहाँ पे इतना ट्रांसपेरेंसी मिलती है, पीआर टीम उसमें हेल्प करती है कि एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है स्टेक होल्डर के साथ कंपनी के, कि हाँ यार आप वहाँ पे डाल सकते हो। मतलब समझ रहे हो ना, इससे क्या होता है कि एक ब्रांड की लॉयल्टी पता लगती है और एक रिलेशनशिप बिल्ड करने में वो हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है इवेंट मैनेजमेंट। जो पीआर प्रोफेशनल हैं वो बहुत अच्छे से प्लान और एग्जीक्यूट करते हैं इवेंट, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रोडक्ट लॉन्चिंग, ट्रेड शोज़, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स। इवेंट्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर फेस टू फेस इंटरेक्शन विद स्टेक होल्डर। तो जितने भी इवेंट है देखो मतलब स्टेक होल्डर के साथ करना, इन्वेस्टर्स के साथ करना, तो एक ये सब कौन करता है? पीआर प्रोफेशनल्स करते हैं। ठीक है, और एक ये सब देखो मेन मोटिव तो यही है सबका कि वो क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव ब्रांड एक्सपीरियंस बना रहे सब लोगों का, इस वजह से पीआर टीम सब करती है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मतलब इन्फ्लुएंसर से मिलना और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलना, वो भी एक इफेक्टिव पीआर स्ट्रेटेजी हो सकती है। जो पीआर प्रोफेशनल है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू के साथ अलाइन भी करते हैं और एक आपकी टारगेट ऑडियंस तक भी पहुंचेंगे। फिर उनसे कोलैबोरेट करते हैं ब्रांड मैसेजिंग और ताकि वो ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल तो ये बहुत कॉमन है इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, कि आप किसी भी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। डेट कैन बी अ पेड कोलैबोरेट और नॉट। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है कि कैसे, बट मोस्टली ये पेड ही रहते हैं। तो ये किस लिए करते हैं? ताकि ब्रांड को अपना मतलब ज़्यादा वाइडर ऑडियंस मिल जाए, और इन्फ्लुएंसर को लोग मानते हैं तो लोग उसकी सुनते भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है थॉट लीडरशिप। जो पीआर प्रोफेशनल हैं वो हेल्प करते हैं कि एग्जीक्यूटिव और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एज थॉट लीडर इन देयर इंडस्ट्री। वो आपके स्पीकिंग एंगेजमेंट्स को सिक्योर करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं आर्टिकल टू इंडस्ट्री पब्लिकेशन, मीडिया इंटरव्यूज़ फैसिलिटेट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सपर्टीज़ है और क्रेडिबिलिटी है वो बनी रहे। नेक्स्ट आता है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। जो पीआर है वो क्या इन्वॉल्व करती है? ऑन गोइंग एंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर टू, ताकि जो
रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के अपने स्टेक होल्डर के साथ वो बनी रहे, उनसे फीडबैक ले और अगर कोई कंसर्न है उसको एड्रेस करे। सो ये किसके थ्रू हो सकता है सारा? सर्वेस के थ्रू, फोकस ग्रुप के थ्रू, कस्टमर एडवाइजरी बोर्ड्स के थ्रू, रेगुलर कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, ताकि स्टेक होल्डर को लगे कि हाँ हमारी भी कुछ वैल्यू है, हमें भी सुना जा रहा है। तो वो भी कौन करता है? सारा PR ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेपुटेशनल मैनेजमेंट। जो PR प्रोफेशनल हैं वो मॉनिटर करते हैं और मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बाय एक्टिवली मॉनिटरिंग मीडिया कवरेज। मतलब वो लोग देखते हैं कि रोज़ क्या मीडिया कवरेज में क्या रह रहा है, सोशल मीडिया कन्वर्सेशन क्या हो रही है और ऑनलाइन रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं। वो जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स हैं उनको एड्रेस करते हैं, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन है उनको करेक्ट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रैटेजी, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर सकें और उसको इन्हेंस कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एथिकल कंसिडरेशन क्या है पब्लिक रिलेशन में। अब एथिकल कंसिडरेशन क्या होता है? देखो, हर एक का ना अपना एक रूल और रेगुलेशन में रह के ही काम करना पड़ता है, ठीक है। तो जो पब्लिक रिलेशन है उनके भी एक एथिक्स हैं, वो उनको उन्हीं एथिकल रूल्स को प्ले करके ही अपना काम करना पड़ता है, ठीक है। सो एथिक्स है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। सो फर्स्ट इज ट्रुथफुलनेस और एक्यूरेसी। देखो, PR प्रोफेशनल को हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ट्रुथफुल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही देनी चाहिए। अगर वो कोई मिसलीड और डिसेप्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो गलत है एंड दैट शुड बी अवॉइडेड, और कोई भी इनएक्यूरेसी है या मिस्टेक है वो भी जल्दी से करेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। जो PR प्रोफेशनल हैं वो अपने उसमें ट्रांसपेरेंट ही रहें कि उन्होंने क्या एफिलिएशंस, क्या मोटिवेशन, और कोई भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर हो रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट ही रहें उसको लेके, ठीक है। डिस्क्लोजर शुड बी मेड व्हेन इंगेजिंग विद स्टेक होल्डर्स, ठीक है। मतलब वहाँ पे डिस्क्लोजर होना चाहिए, अगर कुछ गलत भी है कुछ सही भी है तो वो सब पता होना चाहिए स्टेक होल्डर को, स्पेशली इन द सिचुएशन और स्पेशली अगर कोई स्पॉन्सर्ड कॉन्टैक्ट है और इंडोर्समेंट है तो वहाँ पे तो ज़रूर वहाँ पे डिस्क्लोजर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन। जो PR प्रोफेशनल है वो किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी राइट्स और जो भी एप्लीकेबल प्रोटेक्शन लॉ है उनको फॉलो करे, उनको रिस्पेक्ट करे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं जानी चाहिए एंड दैट शुड बी हैंडल्ड सिक्योरली एंड यूज्ड ओनली फॉर द इंटेंडेड पर्पस, ठीक है। सिर्फ काम के लिए ही यूज़ हो, अदरवाइज नहीं, कहीं पे भी वो वायरल नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। जो PR है वो दैट शुड बी इंक्लूसिव और रिस्पेक्टफुल ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। मतलब ऐसा ना रहे कि वो किसी कल्चर की तरफ बायस्ड है या फिर किसी रिलीजन की तरफ बायस्ड है या किसी कम्युनिटी की तरफ बायस्ड है, ठीक है। अवॉइडिंग स्टीरियोटाइप्स, मतलब वो ऐसे स्टीरियोटाइप लोग नहीं होने चाहिए। प्रमोटिंग डाइवर्सिटी इन मीडिया, मतलब आपकी अगर मीडिया रिप्रेजेंटेशन हो रही है तो उसमें डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए। इंश्योरिंग इक्वली अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टेक होल्डर आर एसेंशियल एथिक। इससे क्या रहेगा कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, मान लो वो अलग कल्चर से या फिर अलग उससे है, तो उससे क्या रहेगा कि एक एथिकल कंसिडरेशन बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो PR प्रोफेशनल हैं दैट शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन और देयर इम्पैक्ट ऑन द स्टेक होल्डर एंड सोसाइटी एज ए होल। मतलब कि जो भी वो बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके एक्शन है, जो इम्पैक्ट है, वो एक सोसाइटी को पूरा एक मान के ही चलें, ठीक है। वो अकाउंटेबल होने चाहिए। जो एक्यूरेसी वो लोग एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन वो लोग जो शेयर कर रहे हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज है उनके कम्युनिकेशन का, उनको पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है, एंड द एथिकल इम्प्लीमेशन और ऑफ देयर स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट आता है अवॉइडिंग मैनिपुलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। PR प्रोफेशनल को ऐसा नहीं हो कि वो अपने मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स दे रहे हैं, जैसे कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर अपनी कमियों को छुपा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि वो पब्लिक के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सके। नहीं, उनको क्या होना चाहिए कि वो ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें, जो भी बेसिक, जो भी जेन्युइन फैक्ट्स और है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, ठीक है। वो कभी भी उनको न्यूज़ ऐसे नहीं देनी चाहिए कि हाँ वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो नहीं यार, मतलब समझ रहे हो कि ऐसे कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए और कुछ नेगेटिव किसी के बारे में बोलना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है एडरेंस टू द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। PR प्रोफेशनल अपने प्रोफेशनल कोड पे ही रहे, जो भी उनको एथिक्स और गाइडलाइंस मिली है बाय इंडस्ट्री एसोसिएशन, जैसे कि पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ अमेरिका और इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन एसोसिएशन। सो ये कोड प्रोवाइड करते हैं एक एथिकल गाइडलाइंस और प्रिंसिपल, ताकि वो उनके अंदर ही काम करें, ठीक है।
तो ये तो साथ सारा हम जो कर चुके हैं। अच्छा, इनके नोट्स मैं द इन एक्ट 1 से करा रही हूँ। किसी स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि कॉपी किए हुए हैं। सी गाइज, मैं ये तो बोल ही नहीं रही हूँ कहीं पे कि मेरे नोट्स हैं, मतलब मैं बता रही हूँ और मैं लिंक भी दे रही हूँ, और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी हैं क्योंकि आप सीधा लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और ये इससे अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो अगर 10 लोग देख रहे हैं तो उनको भी फ़ायदा हो रहा है ना यार, वेबसाइट वालों को, उनके वेबसाइट पे भी तो क्लिक जा रहे हैं। मतलब पता नहीं बच्चे क्यों नहीं सोचते हैं। मैंने कहीं पे भी नहीं बोला कि ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, कुछ भी है। अगर मैं कहीं पे लिंक देना भूल गई हूँ तो यार, मतलब मोस्टली मैंने द इन एक्ट 1 से ही कराए हैं। 1-2 टॉपिक्स होंगे जो मैंने आगे पीछे से कहीं कराए होंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हम इसमें टॉपिक करेंगे, डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। तो शुरू करते हैं वो। सो जो डिफरेंस है वो हम एक टेबल के थ्रू देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन का मीनिंग क्या है। देखो, एडवर्टाइज क्या है कि आपको वहाँ पे सिर्फ क्या करना है, पब्लिक का अटेंशन लेना और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि यार हाँ, मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे है और ये आपको ऐसे बेनिफिट दे सकता है। बट पब्लिक रिलेशन क्या है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है। मतलब स्ट्रेटेजी मतलब जो स्ट्रेटेजी से किया हुआ कम्युनिकेशन है, जो बेसिकली क्या करता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है बिटवीन द कंपनी एंड द पब्लिक और बेसिकली द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। सो जो नेक्स्ट है वो क्या है, मीडिया। मतलब इसमें मीडिया का क्या रहेगा, हम परचेज करते हैं और इसमें क्या किया है, अर्न किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन क्या है यार, आपने एडवर्टाइज कर दिया, डैट इज़ द वन वे। पर पब्लिक रिलेशन में क्या है, डैट इज़ द टू वे, क्योंकि वहाँ पे आप फीडबैक भी ले रहे हो, ठीक है। सो नेक्स्ट, फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस विद एन एम टू इंड्यूस द इंटेंटेड ऑडियंस टू बाय। अब यहाँ पे देखो, एडवर्टाइज आप क्यों कर रहे हो, वो किस पे फोकस कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के प्रमोशन पे। और यहाँ पे सिर्फ क्या है कि आपका क्या इंटेंशन है कि यार ऑडियंस खरीद ले, यार सेल्स हो जाए या फिर ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। बट जो पीआर टीम है वो किस पे फोकस करती है, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने पे आपकी कंपनी की, ठीक है, मीडिया में। अब कंट्रोल क्या है, कंपनी का पूरा कंट्रोल रहता है ऐड पे। बट पीआर टीम पे क्या है कि पीआर टीम उसको सिर्फ पिच कर सकती है स्टोरी को, सॉरी, जो कंपनी है वो सिर्फ पिच करती है स्टोरी को। बट जो कंट्रोल है वो कि मीडिया कैसे यूज़ कर रहा है और कैसे नहीं कर रहा है, उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट होता है प्लेसमेंट गारंटीड। प्लेसमेंट मतलब आपने एक बार ऐड का स्पेस और टाइम खरीद लिया तो वो आपको गारंटीड है मिलेगा, बट यहाँ पे कोई ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। पब्लिश्ड मतलब एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू पे फॉर एड। देखो, ऐड आपकी तब तक चलेगी जब तक आप उसके लिए पे कर रहे हो। बट जो इसमें रहेगा, पब्लिक रिलेशन में रहेगा, वो क्या होएगा, सिर्फ एक बार आपको पे करना है, ठीक है, ओनली वंस। और क्रेडिबिलिटी क्या रहती है इसमें, कम रहती है। कम कैसे रहती है यार, लोग, अब आप सारी जितनी एडवर्टाइज देखते हो, आप सारे प्रोडक्ट थोड़ी ना खरीद लेते हो, नहीं ना। तो यहाँ पे यही है कि क्रेडिबिलिटी लो रहती है, क्योंकि ऑडियंस क्या पता एक बार में विश्वास करे ना करे। बट यहाँ पे पब्लिक रिलेशन में क्या होता है, एक थर्ड पार्टी होती है जो कंपनी की तरफ से, कंपनी का मतलब आपको बताती है कि नहीं यार ये ऐसे है, ये सच है, ये झूठ है, ये ऐसे है, तो आप वहाँ पे आप विश्वास भी कर लेते हो। तो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी क्या रहती है, हाई रहती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं, रोल्स क्या है पब्लिक रिलेशन के, ठीक है। तो अगर हम रोल्स की बात करें तो देखो, हम पब्लिक रिलेशनशिप का ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है जो किस में हेल्प करता है, आपकी ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन और उसकी इमेज पॉजिटिव बनाने में, ठीक है। सो इसमें बहुत सारी एक्टिविटी आती हैं, प्रेस रिलीज़ करना, इवेंट ऑर्गेनाइज कराना, क्राइसिस को मैनेज करना, ठीक है। अगर कुछ ऐसा टाइम आ गया है जो फेवरेबल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, उस टाइम पे कैसे मैनेज कर रहे हैं मीडिया के साथ। सो प्राइमरी गोल वैसे यही है कि आपका पब्लिक जो परसेप्शन है उसको इन्फ्लुएंस करना और एक गुडविल जनरेट करना ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी उसकी अचीवमेंट है, वैल्यू या फिर वो कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है सोसाइटी को, वो बता के, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो रोल आते हैं वो काफ़ी मैच करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी फंक्शंस और उसमें कर चुके हैं। बट स्टिल हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। 1-2 पॉइंट्स अलग हैं इसमें, बट अगर आपको आता है कि रोल्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, तो आप मिक्स मैच करके कर सकते हैं। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि रोल में हम ये बता रहे हैं कि वहाँ पे पीआर टीम करती क्या है, और फंक्शन में भी बेसिकली तो वही है कि उसका फंक्शन क्या है, वो कैसे करता है, वो क्या काम करने वाली है, ठीक है। सो रोल जो फर्स्ट आता है, डैट इज़ द रेपुटेशन मैनेजमेंट। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, जो प्राइमरी रोल है पीआर का वो यही है कि वो रेपुटेशन मैनेज और प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें आता है पब्लिक के परसेप्शन को मॉनिटर करना, अगर कोई नेगेटिव पब्लिसिटी है उसको एड्रेस करना, और इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन के का हर जगह पॉजिटिव लाइट ही दिख रहा है। तो जो इफेक्टिव रेपुटेशन मैनेज है वो क्या कर सकता है, बिल्ड कर सकता है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी विद स्टेक होल्डर्स, विच इज़ असेंशियल फॉर अ लॉन्ग टर्म सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्राइसिस कम्युनिकेशन।
जो कि हम देख सकते हैं, जो ये इस टाइम पे बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि अभी देखो कोई भी प्रोडक्ट रिकॉल हो रहा है या फिर स्कैंडल आ रहा है या फिर नेचुरल डिज़ास्टर है या पीआर प्रोफेशनल्स हैं, वो डेवलप करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी उस सिचुएशन को मैनेज करने में, ताकि डैमेज कम से कम हो और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। सो क्विक और इफेक्टिव क्राइसिस कम्युनिकेशन हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स को बने रहने में और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन प्रिजर्व करने में। नेक्स्ट आता है मीडिया रिलेशन। जैसे कि हमने देखा था पहले भी कि जो पीआर टीम है वो किस में हेल्प करता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करता है मीडिया के साथ। इसमें आता है कि वो स्टोरी पिच करता है, प्रेस रिलीज राइट करता है, इंटरव्यू अरेंज कराता है, मीडिया की इंक्वायरीज को रिस्पॉन्ड करता है। सो जो पॉजिटिव मीडिया कवरेज है वो इन्हेंस करती है विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी, जबकि जो नेगेटिव कवरेज है वो अगर कोई हो रहा है तो वो प्रोटेक्ट कर पाती है ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को। ठीक है, मतलब देखो पॉजिटिव मीडिया कवरेज है वो ऑब्वियसली वो तो ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा ही हो रहा है, पर अगर कोई नेगेटिव कवरेज मैनेज करना है तो उसमें क्या करना है आपको, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है ब्रांड बिल्डिंग। जो पीआर है वो हेल्प करता है मेंटेन करने में और क्रिएट करने में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी थ्रू कंसिस्टेंट मैसेजिंग और स्टोरी टेलिंग एंड एंगेजमेंट विद द पब्लिक। पीआर प्रोफेशनल किस में हेल्प करते हैं, टू डिफरेंशिएट द ब्रांड फ्रॉम कॉम्पिटिटर और एक लॉयल कस्टमर बेस बिल्ड करने में। ठीक है, तो इसमें क्या करता है वो कि ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प करता है बाय कंसिस्टेंट मैसेजिंग, स्टोरी टेलिंग और पब्लिक के साथ इंगेज रह के। इसमें वो इसलिए करता है ताकि वो आपका जो ब्रांड है वो कॉम्पिटिटर से अलग दिखे और एक लॉयल कस्टमर बेस क्रिएट हो सके। सो जो ब्रांड बिल्डिंग एफर्ट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू ओवरऑल परसेप्शन और वैल्यू ऑफ द ब्रांड। ठीक है, अगर ब्रांड बिल्डिंग हो रही है तो वो आपका जो ब्रांड का ओवरऑल परसेप्शन है उसको कंट्रीब्यूट करता है और वैल्यू भी बढ़ाता है ब्रांड की। नेक्स्ट आता है इंटरनल कम्युनिकेशन। जो इफेक्टिव पीआर है वो फोकस करता है इंटरनल स्टेक होल्डर पे, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हैं, by fostering open communication, sharing important updates and creating a sense of community, PR can boost एम्प्लॉय मॉरल, एंगेजमेंट एंड लॉयल्टी। देखो जैसे अगर आप कंपनी में अगर काम करोगे या फिर आगे अभी कर रहे हो या फिर कोई कर रहा होगा तो उनसे पूछना, एक टाउन हॉल मीटिंग होती है कंपनीज में, जो कि किस में हेल्प करती है, एम्प्लॉयज़ को वो ट्रांसपेरेंट रखने में हेल्प करती है कि यार आपकी कंपनी कितना कर रही है, कितना उस पर डेप्थ है, कितना डेप्थ है और कितना उस पर कितना वो प्रॉफिट कर रही है, कौन से एरिया में हम बेटर कर रहे हैं, कौन से में नहीं कर रहे हैं, या फिर किस एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है। तो वो सारा इंटरनल कम्युनिकेशन भी कौन मैनेज करता है, आपकी पीआर टीम, ताकि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो इन्फॉर्म्ड रहें, मोटिवेट रहें, ऑर्गेनाइज और अलाइन रहें कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी रिलेशन। जो कम्युनिटी रिलेशन है उसमें क्या होता है कि पीआर प्रोफेशनल हेल्प करते हैं टू बिल्ड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक। इसमें क्या होता है कि कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम क्रिएट इन्वॉल्व होते हैं, स्पॉन्सरशिप, वॉलंटियर एफर्ट्स और पार्टनरशिप होती है लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी रिलेशन है वो हमेशा आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को बढ़ाएंगे और एक आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। नेक्स्ट आता है पब्लिक अफेयर्स। जो पीआर है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेशन दैट इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें क्या आता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, लॉबिंग फॉर अ फेवरेबल पॉलिसीज एंड पार्टिसिपेट इन पब्लिक डिबेट्स। तो वो सब भी कौन करता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, पीआर टीम। सो जो पब्लिक अफेयर्स है वो हेल्प करती है कि यार हम सारे रेगुलेटरी या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, तो वो पीआर टीम बताती है कि हाँ यार हमारा मतलब इसमें एफर्ट्स करती है टू शेप द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है इवेंट मैनेजमेंट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट होगा ऑर्गेनाइज या मैनेज करना, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है पीआर का। इसमें प्रोडक्ट लॉन्चेस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्रेड शोज़, कॉर्पोरेट इवेंट्स सब आता है। सो जो वेल एग्जीक्यूटेड इवेंट्स हैं वो जनरेट करता है मीडिया कवरेज, बिल्ड करता है ब्रांड अवेयरनेस और एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्रिएट करता है स्टेक होल्डर्स के लिए। सो नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर रिलेशन। जो पीआर प्रोफेशनल करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन और उसके इन्वेस्टर्स के बीच में। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होता है सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करना, ऑर्गेनाइजिंग शेयर होल्डर मीटिंग्स, कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही है और स्ट्रेटेजिक प्लान्स कम्युनिकेट करना कि क्या रहेगा। ठीक है, सो जो इफेक्टिव इन्वेस्टर रिलेशन है वो हेल्प करता है ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहे, नए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो और एक ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पीआर है वो इंस्ट्रूमेंटल है इन डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन CSR इनिशिएटिव।
इसमें इंक्लूड रहता है कम्युनिकेट करना कि कंपनी के क्या एफर्ट रहेंगे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में। मतलब मान लो कि अगर आप कोई फैक्ट्री खोल रहे हो या कुछ है, तो वो बताना कि यार इससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये रहेगी, या फिर मतलब सोसाइटी को कैसे हेल्प करेगा, या फिर जो भी एथिकल प्रैक्टिस है उनको फॉलो करके ही सब कुछ किया जाता है। सो एक प्रमोट करना सीएसआर एक्टिविटी क्या करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव इमेज को बिल्ड करने में हेल्प करता है, आपकी जो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन करता है, और डेमोन्स्ट्रेट करता है ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट टू द सोसाइटल वैल्यूज़। नेक्स्ट आता है कंटेंट क्रिएशन। क्रिएट करना और डिसमिनेट करना वैल्यूबल कंटेंट, ये एक की रोल है पीआर का। इसमें इंक्लूड आता क्या इंक्लूड होता है, राइटिंग आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट करना, न्यूज़लेटर बनाना, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करना और वाइट पेपर्स। सो जो हाई क्वालिटी कंटेंट है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को एक पोजीशन बनाए रखने में एज ए लीडर, ऑडियंस को इंगेज रखने में और एक सपोर्ट करने में ओवरऑल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। जो पीआर प्रोफेशनल है वो इंगेज करते हैं विद वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग द कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टमेंट, सप्लायर्स एंड कम्युनिटी। जो इसमें क्या रहता है कि उनकी नीड्स को समझना, उनके कंसर्न को एड्रेस करना, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप फॉस्टर करना। सो जो इफेक्टिव स्टेक होल्डर इंगेजमेंट है वो इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इज़ रिस्पॉन्सिव टू द इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल इट्स इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स, कि उनका क्या, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सब उसमें पीआर उसमें हेल्प करता है। सो ये इसके रोल्स थे। तो नेक्स्ट हम चलेंगे कि प्रोसेस क्या होता है पब्लिक रिलेशन का, देखते हैं प्रोसेस क्या है। सो नेक्स्ट आता है कि प्रोसेस क्या है पब्लिक रिलेशन का। ठीक है, देखो बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। आपने अभी तक समझ लिया कि उसका रोल क्या है सब, ठीक है, फंक्शंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो उन्हीं को सबको रिलेट करके हम करने वाले हैं कि प्रोसेस क्या है। तो एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस रहती है पीआर की, जो इन्वॉल्व करती है कि कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप कैसे होगा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और वेरियस पब्लिसिस्ट के बीच में। जो पीआर प्रोसेस है वो एक सिस्टमेटिक और एक सेवरल स्टेज इंश्योर करती है। तो सेवरल स्टेजेस होते हैं जो इंश्योर करती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो उसमें फर्स्ट आता है रिसर्च एंड एनालिसिस। सपोज कि मैंने एक पीआर टीम हायर करी, ठीक है, हम मतलब एक थोड़ा बहुत एग्जाम्पल साथ साथ लेते रहेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। ठीक है, आप सपोज करो कि पहले किया, ठीक है, मैंने बोला कि यार मेरे ऑर्गेनाइजेशन को एक पीआर टीम की ज़रूरत है और मैं एक मेरी कोई नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, मैं उसको हटाना चाहता हूँ, ठीक है, या चाहती हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट आता है रिसर्च एंड एनालिसिस। सो फर्स्ट जो पीआर प्रोसेस करता है वो क्या शुरू करता है, किससे शुरू करता है प्रोसेस, रिसर्च और एनालिसिस से। सो इस स्टेज में आता है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिचुएशन को समझना, एनालाइज करना, ठीक है, पब्लिक परसेप्शन को देखना और इशू वो क्या फेस कर रही है। सो जो की एक्टिविटीज़ हैं इसमें फर्स्ट इज़ द सिचुएशन एनालिसिस। ठीक है, अब वो देखती है कि एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को असेस करके वो देखती है कि इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब मेरी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट्स क्या हैं। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस करती है। दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट विद इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। यहाँ से उसको समझ में आ जाता है कि भाई हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑपरेट कर रही है, भाई ये इशू है, ये दिक्कत है, ये पब्लिक की परसेप्शन बनी हुई है, यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है और यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ को मिल सकती है और ये थ्रेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसी में रिसर्च एनालिसिस में वो क्या करता है, स्टेक होल्डर एनालिसिस। ठीक है, पहले तो उसने सिचुएशन समझा, अब देखता है स्टेक होल्डर एनालिसिस, जिसमें वो आइडेंटिफाई करता है और एनालाइज करता है कि स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, जैसे कि कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मीडिया है और कम्युनिटी। सो उनकी नीड और एक्सपेक्टेशंस को समझ के, ठीक है, और एटीट्यूड इज़ क्रूशियल फॉर द इफेक्टिव। मतलब कि वो आइडेंटिफाई करता है कि उनके की स्टेक होल्डर कौन से हैं, कस्टमर, जिसमें कस्टमर भी आता है, एम्प्लॉय भी आता है, इन्वेस्टर, मीडिया, कम्युनिटी सब आते हैं। तो उनकी नीड्स को समझता है, उनके एक्सपेक्टेशन को देखता है और उनका एटीट्यूड देखता है ताकि वो आगे उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, उसको मतलब उनको लगे कि हाँ, मतलब टीम को कुछ पता है या फिर टीम हमें समझ रही है। नेक्स्ट आता है मीडिया एनालिसिस, रिसर्च और एनालिसिस में ही है ये सब। ठीक है, एग्जामिन मीडिया कवरेज और पब्लिक सेंटीमेंट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे ये मीडिया एनालिसिस करता है कि मीडिया ने अभी तक क्या क्या दिखाया है, उसकी पब्लिक की सेंटीमेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन को लेके। सो यहाँ पे सारे वो आते हैं कि जितने भी न्यू आर्टिकल्स हैं, सोशल मीडिया मेंशंस हैं, जितने भी मीडिया चैनल हैं जिसके बेस पे पब्लिक ओपिनियन बना हुआ है, वो सब ये लोग रिसर्च करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो सारा एनालाइज हो गया, स्टेक होल्डर का देख लिया, सिचुएशन देख ली, मीडिया देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट आएगा अब सेटिंग ऑब्जेक्टिव।
अब जो भी इंसाइट उन्होंने कलेक्ट किया है ड्यूरिंग द रिसर्च फेज, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्लियर होगा टू सेट क्लियर एंड मेजरेबल पीआर ऑब्जेक्टिव। अब उन्होंने पीआर ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। जैसे मेरा क्या था कि यार मतलब उनको लगा कि यार इसकी नेगेटिव रेपुटेशन ज़्यादा है। सो जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो आएगा शुड अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल गोल्स एंड प्रोवाइड डायरेक्शन टू द पीआर एफर्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट की उनका क्या है कि एम्ड एट इंक्रीजिंग अवेयरनेस और नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और इट्स एक्टिविटीज़। ठीक है, मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव है कि वो क्या फोकस करेगा कि अवेयरनेस बढ़ाएगा और नॉलेज देगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्या है, एटीट्यूडिनल है, फोकस करेगा चेंजिंग और री इन्फोर्सिंग पब्लिक एटीट्यूड और परसेप्शन। ठीक है, तो ज़्यादा किस पे फोकस करेगा कि चेंज क्या है और पब्लिक का एटीट्यूड और परसेप्शन क्या है। ठीक है, एटीट्यूडनल मतलब कि पब्लिक का एटीट्यूड और परसेप्शन अगर चेंज करना है तो ये उस पर फोकस करेगा। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल, मतलब कि इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ टारगेट ऑडियंस, कि आपको अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसका बिहेवियर चेंज करना है, जैसे कि पार्टिसिपेशन बढ़वाना है इवेंट में या फिर आपको अपने सेल की प्रोडक्ट की सेल करवानी है, तो उसको इंकरेज करने के लिए यहाँ पे वो किस में आएगा, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट आता है प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। सो अब देखो ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, रिसर्च होगी, तो नेक्स्ट आता है कि एक प्लान डिज़ाइन करते हैं कि इसको अचीव कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट क्या करना है, आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस। ठीक है, आप पहले टारगेट करो कि आपका ऑडियंस क्या है। ठीक है, मतलब पीआर टीम करती है ये कि वो डिफाइन करती है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो डायरेक्ट किए जाएंगे, मतलब विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स, जिसकी तरफ ये होगा। दिस कैन इंक्लूड, इसमें कस्टमर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, इन्वेस्टर, मीडिया, कम्युनिटी मेंबर्स और अदर स्टेक होल्डर, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है क्राफ्टिंग की मैसेज। अब वो एक ऐसा डेवलप करेंगे ना क्लियर, कंसाइज और कंपेलिंग मैसेज जो रेजोनेट करेगा टारगेट ऑडियंस के साथ। ठीक है, और अलाइन करेगा उसके पीआर। देखो अब क्योंकि उसने ऑब्जेक्टिव क्रिएट किया ना कि यार मेरे को तो एक नेगेटिव रेपुटेशन हटानी है, तो वो एक ऐसा ही कंपेलिंग मैसेज या क्लियर कंसाइज मैसेज करेगा, यार ऐसा नहीं है, देखो ऐसा ऐसा हुआ था, ये नहीं है। तो मतलब हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है, उसका टारगेट क्या, ऑब्जेक्टिव क्या था कि यार मुझे एक पॉजिटिव ब्रांड लाना है। मतलब हम देख चुके हैं कि अलग अलग उस पर फोकस कर सकता है। इट कैन भी कि इंक्रीज सेल करनी है या फिर आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ानी है, वो कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। मैं यहाँ पे वो नेगेटिव वाला लेके चल रही हूँ। तो अब वो जब क्राफ्ट करेगा मैसेज, वो ऐसे ही करेगा कि हाँ यार वो रेजोनेट हो जाएगा ऑडियंस को कि यार हाँ यार मैं तो ये सोच रहा था पर ये तो कुछ और ही निकला। सो डैट इज़ वो कौन करेगा, पीआर टीम। ठीक है, ये किस में करने वाली है, वो आपके प्लानिंग और स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है चूजिंग कम्युनिकेशन चैनल्स। ठीक है, कि सिलेक्ट करना कि अप्रोप्रिएट मीडिया और कम्युनिकेशन चैनल क्या है टू रीच द टारगेट ऑडियंस। इसमें हो सकते हैं ट्रेडिशनल मीडिया, जैसे कि टीवी हो सकता है, रेडियो या न्यूज़पेपर पे लगा दिया, डिजिटल मीडिया हो सकता है, सोशल मीडिया पे डाल दिया, वेबसाइट पे डाल दिया, ब्लॉग्स पे डाल दिया। सो और फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो सकता है, या कोई मीटिंग या इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो रिसर्च हो गया, प्लान हो गया, ऑब्जेक्टिव सेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अब इम्प्लीमेंट कैसे करें। सो जो इम्प्लीमेंट फेस है वो इन्वॉल्व करता है एग्जीक्यूट करना, अब जो प्लान बनाया है और उसको स्ट्रेटेजीज़, उसको जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है उसको एक्शन में करना। सो फर्स्ट आता है मीडिया रिलेशन। अब मैं जर्नलिस्ट और मीडिया आउटलेट के पास जाऊंगी कि यार एक मेरा कवरेज दिखा दो, ताकि मैं अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक पॉजिटिव साइड भी दिखा सकूं। और दिस कैन इन्वॉल्व, इसमें कुछ भी हो सकता है, प्रेस रिलीज, ऑर्गेनाइजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू भी अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंटेंट क्रिएशन। जो भी आपने बनाया है, मैसेजिंग जो भी देना है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और प्रोड्यूस करना। दिस कैन, इसमें कोई भी आर्टिकल हो सकता है, ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, सोशल मीडिया अपडेट हो सकता है, न्यूज़ लेटर हो सकता है, वीडियो और इन्फोग्राफिक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है इवेंट मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इवेंट्स सच एज प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रोडक्ट लॉन्चिंग, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम और कॉर्पोरेट इवेंट्स जो भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे डायरेक्ट एंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट आता है क्राइसिस मैनेजमेंट। किसी भी क्राइसिस या इशू को रिस्पॉन्ड करना टाइमली और इफेक्टिव मैनर में। इसमें क्या आएगा, इम्प्लीमेंटिंग द क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान, कंसर्न एड्रेस करना और एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। ये सब किस में आता है, आपके इम्प्लीमेंटेशन प्लान में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन एंड मेजरमेंट। अब देखो सब हो गया, प्लान भी हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया, सब हो गया। ठीक है, अब आता है उसका इवेल्यूएट करना और मेजरमेंट करना, ताकि हम देखें कि हमारा एफर्ट कितना इफेक्टिव हो पाया है और एक्सपीरियंस से सीखना। ठीक है, इस स्टेज में आता है फर्स्ट मॉनिटरिंग मीडिया कवरेज। अब देखा कि यार थोड़ा थोड़ा तो यार पॉजिटिव माइंड आ रहा है, मतलब रिव्यू दे रहे हैं लोग, हाँ यार ये नहीं था पहले, ऐसे ऐसे हुआ होगा। सो वो ट्रैक करना वॉल्यूम और टोन मीडिया कवरेज की, कि हाँ मैसेजेस कैसे रिसीव हो रहे हैं और इससे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो वो सब इसमें एवोल्यूशन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेजरिंग आउटकम्स, देखना कि क्या आउटकम टारगेट ऑडियंस पे, देखना कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब सर्वे करना, फिर फोकस ग्रुप पे सर्वे करना और अदर रिसर्च मेथड यूज़ करना, तो टू मेजर चेंज इन अवेयरनेस, एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स। नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग मैट्रिसेस, रिव्यूइंग की इंफॉर्मेशन इंडिकेटर सच एज रीच, इंगेजमेंट, वेबसाइट ट्रैफिक, सोशल मीडिया इंटरेक्शन एंड मीडिया इंप्रेशंस। ये मैट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा, तो वो देखते हैं कि पीआर एफर्ट्स कितना सक्सेसफुल रहा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, जो फाइनल स्टेज होती है पीआर प्रोसेस की, वो फीडबैक लेना होता है और आगे ताकि उसको इम्प्रूव करने के लिए वो आगे यूज़ कर सके अपनी स्ट्रेटेजीज़ और एक्टिविटीज़ में। फर्स्ट दैट इज़ द स्टेक होल्डर फीडबैक। वो लोग क्या लेते हैं कि अपना स्टेक होल्डर से फीडबैक लेते हैं थ्रू सर्वेज, इंटरव्यू और अदर मेथड, ताकि उनको उनका एक्सपीरियंस और परसेप्शन समझ में आए। नेक्स्ट होता है इंटरनल रिव्यू, एक कंडक्ट करते हैं इंटरनल रिव्यू विद पीआर टीम टू डिस्कस कि कौन सा ज़्यादा अच्छा रहा, कहाँ नहीं हुआ, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो एक डीब्रीफिंग सेशंस और स्वॉट एनालिसिस भी इन्वॉल्व करते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है एडजस्टिंग स्ट्रेटेजी, अब उन्होंने देखा कि यार ये यहाँ से ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। सो कोई भी पॉइंट हो सकता है, उनको जो लगा कि नहीं यार हमें सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना चाहिए था, हमें न्यूज़पेपर पे देना चाहिए था या कुछ भी, ठीक है। तो एक जो वहाँ से इंसाइट आता है इवोल्यूशन पे, वो रिफाइन करते हैं और फिर अपनी स्ट्रेटेजीज को फिर से एडजस्ट करते हैं। सो ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस चलता रहता है, तो ताकि ये इंश्योर रहे जो पीआर के एफर्ट्स हैं वो इफ़ेक्टिव हैं और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ अलाइंड हैं, क्योंकि बेसिकली वो काम तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही कर रहे हैं ना, तो जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनाइजेशन का उनको फुलफ़िल करना है, उनका खुद का कुछ वो नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही टाई अप हुए हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट आई थिंक एक लास्ट टॉपिक रहता है इस यूनिट का, तो ये कंप्लीट हो जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी आपकी हेल्प करूँगी। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडवांटेज और डिसएडवांटेज रिलेशन, इसके बाद एक और टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फिर आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। तो हम चलते हैं एडवांटेज की तरफ। एडवांटेजेस क्या हैं, जो फर्स्ट है दैट इज़ द क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। देखो पीआर को मतलब पब्लिक रिलेशन को ऑफन हम मतलब ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि वो ज़्यादा क्रेडिबल है एडवर्टाइजिंग से, क्योंकि देखो एडवर्टाइजिंग क्या है, आप फीडबैक नहीं ले रहे हो, आपने ऐड कर दिया, वो ऑडियंस के ऊपर है कि वो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर कर रही है, आपके प्रोडक्ट को कंसिडर कर रही है या नहीं। बट जो पीआर है वो एक थर्ड पार्टी को इंक्लूड करती है, जिसमें मीडिया आउटलेट और इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो भी आपकी पॉजिटिव मीडिया कवरेज या इंडोर्समेंट होगी रिस्पेक्टेड फिगर से, मतलब कि मान लो किसी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी ने आपके प्रोडक्ट की तारीफ़ कर दी या फिर कुछ आपके लिए अच्छा बोल दिया, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प ही करेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द कॉस्ट इफेक्टिव। अब कंपेयर टू द ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, पीआर बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है अगर आपको लार्ज ऑडियंस तक पहुंचना है, क्योंकि आप वहाँ पे प्रेस रिलीज़ कर सकते हो, मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया एंगेजमेंट, इसमें आपको लेस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लगती है रादर देन द पेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन। नेक्स्ट आता है रेपुटेशन मैनेजमेंट, और पीआर देखो बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है आपकी एक पॉजिटिव रेपुटेशन बनाने में। सो आपकी कम्युनिकेशन और आपकी क्राइसिस को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करके, तो ये किस में हेल्प करती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करती है और आपके पब्लिक इमेज को इन्हेंस करती है। नेक्स्ट आता है टारगेटेड कम्युनिकेशन। सॉरी, देखो टारगेटेड कम्युनिकेशन में होता है कि वो यार किसी स्पेसिफिक ऑडियंस पे फोकस कर सकते हैं, मतलब वो मान लो कि आपके किसी स्टेक होल्डर ग्रुप को प्रॉब्लम था या फिर उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू अच्छी नहीं थी या कुछ भी है, तो वो उनकी यूनिक नीड्स को एड्रेस करती है और कंसर्न करती है हर एक ऑडियंस का ज़्यादा इफेक्टिवली। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, रिलेशनशिप बिल्डिंग। पीआर है वो फोकस करती है ऑन बिल्डिंग एंड न्यूचरिंग रिलेशनशिप विद वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग, जिसमें मतलब पीआर देखो जैसे कि हम पूरी वीडियोस में देख ही रहे हैं, आपको समझ ही आ रहा होगा कि वो किस में हेल्प करती है आपको, जो आपके वेरियस स्टेक होल्डर हैं, जिसमें कोई भी हो सकता है, कस्टमर, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर और कम्युनिटी। तो पीआर उसमें आपकी जो उनके साथ रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। अब जो अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपकी बनेगी तो वो एक लॉयल्टी भी दिखाएगा, एक सपोर्ट भी दिखाएगा, एक लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट भी रहेगी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है ब्रांड अवेयरनेस। थ्रू कंसिस्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एफर्ट, पीआर हेल्प इंक्रीज। जो नेक्स्ट है वो है ब्रांड। अब देखो क्योंकि
क्योंकि पीआर टीम कंसिस्टेंट तो रहती है और ठीक है बार बार स्ट्रेटेजी करती है और जो भी कम्युनिकेशन कर रही है तो उससे क्या हेल्प मिलती है कि वो लोग आपकी जो ब्रांड की अवेयरनेस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि देखो बार बार मीडिया कवरेज में आ रहे हो, इवेंट्स हो रहे हैं या फिर सोशल मीडिया कैंपेन हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपकी जो ब्रांड की विजिबिलिटी है उसको बढ़ा रहा है और एंड कीप द ब्रांड टॉप ऑफ माइंड अमंग द टारगेट। और जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस होगी उनको उसके आपके ब्रांड को उसके टॉप ऑफ माइंड पे रखेगा। मतलब कि जो भी अभी देखो, क्योंकि मैं एक ऑडियंस हूँ, ठीक है, मैं एक ऑडियंस हूँ और ब्रांड बार बार मेरे सामने आ रहा है तो वो मेरे दिमाग में रहेगा। मतलब टॉप ऑफ द माइंड का मतलब है कि वो मेरे दिमाग में सबसे पहले रहेगा कि हाँ अगर ये चीज़ चाहिए तो ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्राइसिस मैनेजमेंट। देखो इफ़ेक्टिव जो पीआर है वो बहुत क्रूशियल होती है टाइम्स ऑफ क्राइसिस पे, क्योंकि एक बहुत वेल प्रिपेयर्ड क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान अगर ऑर्गेनाइजेशन को क्विकली करना है। देखो अभी मतलब सडनली नेगेटिव पब्लिसिटी होना शुरू होगी, सडनली कोई क्राइसिस आ गया तो पीआर टीम उसमें बहुत हेल्प करेगी। वो एक वेल प्रिपेयर्ड क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान लेके जाएगी जिससे ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से रिस्पॉन्ड कर पाएगी और एक ट्रांसपेरेंट मैसेज दे पाएगी, जिससे क्या होगा कि उनकी रेपुटेशन बहुत मिनिमाइज हो जाएगी और उनका जो पब्लिक में ट्रस्ट है वो क्या रहेगा, बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है थॉट लीडरशिप। अब देखो पीआर पोजीशंस ऑर्गेनाइजेशन एज थॉट लीडर इन देयर इंडस्ट्री बाय, कैसे मतलब वो कैसे एज ए थॉट लीडर है, बाय शेयरिंग एक्सपर्ट ओपिनियंस, इनसाइट्स एंड इनोवेशन थ्रू आर्टिकल, इंटरव्यू एंड स्पीकिंग एंगेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन कैन एस्टेब्लिश देमसेल्फ एज अथॉरिटीज एंड गेन अ कॉम्पिटिटिव एज। देखो मतलब एक पीआर टीम कैसे हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को एज ए लीडर सपोर्ट करने में, क्योंकि वो क्या करता है अपने एक्सपर्ट के ओपिनियंस शेयर करता है, अपनी इनसाइट्स देता है, कुछ इनोवेशंस दिखाता है थ्रू आर्टिकल और इंटरव्यू, जिससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी रैपो बन जाती है। मतलब एक अपने कॉम्पिटिटर से अलग उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज। अब देखो क्योंकि एडवांटेज हैं हर एक के तो उसके साथ कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी आएगा ही। तो जो फर्स्ट है दैट इज़ द लैक ऑफ कंट्रोल। Unlike advertising, where the organization controls the message and its presentation, PR relies on the third-party media and influencer to communicate message. This can lead to a lack of control over how information is portrayed and interpreted, potentially affecting the organization image. देखो ये हो सकता है मतलब कि लैक ऑफ कंट्रोल, क्योंकि आपके हाथ में, ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में कंट्रोल नहीं है, ठीक है। पीआर क्या है कि थर्ड पार्टी मीडिया पे रिलाई रहती है और इन्फ्लुएंसर पे रहती है कि वो उनके मैसेज कम्युनिकेट करें। तो इसमें क्या हो सकता है कि उनके पास ये कंट्रोल नहीं है कि कैसे इन्फॉर्मेशन पोर्ट्रे हो रही है, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिस हिसाब से आपने समझाया, जिस हिसाब से आपने कन्वे किया है, वो जो इन्फ्लुएंसर है या फिर जो भी थर्ड पार्टी मीडिया है वो वैसे ही पोर्ट्रे कर पाए, वैसे ही इंटरप्रेट कर पाए। तो पोटेंशियली मतलब अच्छा होने की बजाय बुरा भी हो सकता है। ये हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन की इमेज पे इफेक्ट पड़े। नेक्स्ट आता है टाइम कंज्यूमिंग। जो डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इफेक्टिव पीआर स्ट्रेटेजीज कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। बिल्डिंग रिलेशनशिप विद मीडिया, क्राफ्टिंग कंपेलिंग मैसेज एंड मॉनिटरिंग पब्लिक परसेप्शन रिक्वायर सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट. Result from PR activities may also take longer to materialize compared to direct advertising efforts. देखो ये टाइम कंज्यूमिंग तो है, क्योंकि देखो पहले स्ट्रैटेजी बनाना, जैसे कि हमने पूरी प्रोसेस अभी देखी थी, उसमें क्या था कि यार वो लोग पहले रिसर्च कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, फिर उसके बेस पे स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे थे, इम्प्लीमेंट करना, फीडबैक लेना, इवैल्यूएशन करना, कितना कुछ है। मतलब कि टाइम तो लगता है उनको एक मैसेज कंपेल करने में, मतलब क्राफ्ट करने में कि कैसे हमें मैसेज देना है, पब्लिक परसेप्शन को मॉनिटर करने में, और जो उनका रिजल्ट है वो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम ले सकता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग एफर्ट. नेक्स्ट आता है अनप्रिडिक्टेबल आउटकम. जो आउटकम है पीआर एफर्ट्स की वो अनप्रिडिक्टेबल हो सकती हैं, क्योंकि जो मीडिया कवरेज और पब्लिक रिलेशन है वो वेरी हैं, मतलब वेरी हो सकते हैं एक दूसरे से, और ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि मैसेजेस विल बी रिसीव्ड पॉजिटिवली और अचीव द डिजायर्ड इम्पैक्ट. मतलब आपने पीआर टीम ने सोचा कि हाँ ये अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, पर हो सकता है कि लोग उसको गलत भी ले लें. तो ये कोई गारंटी नहीं है कि जो मैसेज है वो पॉजिटिवली ही रिसीव्ड होगा और आपका जो आप चाहते थे कि एक डिजायर्ड इम्पैक्ट ये हो वही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. So this unpredictability can make it challenging to measure the effectiveness of PR campaign. So ये जो unpredictable nature है इसका, वो एक चैलेंज बना देता है कि हम इफेक्टिवनेस कैसे देखें PR कैंपेन की, ठीक है. नेक्स्ट आता है डिपेंडेंसी ऑन मीडिया. देखो क्योंकि पीआर टीम ऑब्वियसली पूरा मीडिया कवरेज पे ही डिपेंड करता है अपने मैसेजेस डिस्प्ले करने में. सो जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो हो सकता है कि ना चूज़ करें आपकी स्टोरी को कवर करने के लिए, या फिर जर्नलिस्ट ऐसा कुछ रिपोर्ट कर दें नेगेटिवली. सो जो पीआर एफर्ट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इंटेंडेड ऑडियंस तक पहुंच पाएँ, और ये हो सकता है कि उससे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन पे भी हार्म हो. नेक्स्ट आता है रेपुटेशन रिस्क. जो पीआर एफर्ट्स है जो
स्पेशली जो क्राइसिस मैनेजमेंट या सेंसिटिव इशू से जुड़े हुए हैं वो बैकफायर भी कर सकते हैं अगर उन्हें अच्छे से हैंडल नहीं किया गया, क्योंकि पुअरली एग्जीक्यूटेड पीआर स्ट्रेटेजी सिचुएशन को और भी ख़राब कर सकती है, जिससे क्या होगा कि आपकी और भी नेगेटिव पब्लिसिटी होगी और इससे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट चैलेंजेस। अगर हम सक्सेस मेज़र करें पीआर एक्टिविटीज़ की तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जैसे एडवर्टाइजिंग में होता है वहाँ पे तो मैट्रिसेस होते हैं कि क्लिक कितना हुआ, उसके कन्वर्जन कितना आया, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पर पीआर की इफेक्टिवनेस को आप कैसे मेज़र करोगे, ठीक है, वो क्वालिटेटिव मेज़र से ही हो सकती है कि मीडिया की सेंटीमेंट क्या है, पब्लिक का परसेप्शन क्या आ रहा है, जो कि बहुत हार्ड है कि हम उसको क्वान्टिफाई कैसे करें। क्योंकि देखो यार, जो चीज़ क्वान्टिटी में होगी वो तो आप मेज़र कर पाओगे, पर जो चीज़ इमोशंस हैं, जो पब्लिक पॉजिटिव नेगेटिव है, मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं, उसको कैसे मेज़र कर पाओगे, है ना। मतलब सेंटीमेंट्स को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते ना, मतलब क्वांटिटी में नहीं दिखा सकते, तो यहाँ पे मेजरमेंट चैलेंज भी आता है एक। नेक्स्ट आता है लिमिटेड इमीडिएट इम्पैक्ट। अब देखो पीआर को वैसे हम रखते हैं लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए कि ब्रांड की रेपुटेशन बनी रहे, एक रिलेशनशिप अच्छी बनी रहे। सो मतलब दिस कैन मीन द इम्पैक्ट ऑफ पीआर एक्टिविटीज़ मे नॉट बी इमीडिएटली विजिबल। मतलब ज़रूरी नहीं है कि शुरू में ही जैसे उसने अपना काम करना शुरू किया वो इमीडिएटली विजिबल हो गया। सो इसको दो शॉर्ट टर्म गोल्स या क्विक फिक्सेस के लिए हम नहीं रख सकते। मतलब कि एकदम से करना हो कि यार हमें ऑर्गेनाइजेशन को पीआर टीम चाहिए, हमें इसकी रेपुटेशन ठीक करनी है कुछ, तो वो एकदम से नहीं हो सकता। यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है रिसोर्स इंटेंसिव। देखो जो भी इफेक्टिव पीआर है, ठीक है, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें बहुत काम है और कुछ इनोवेशन भी चाहिए। तो इसमें स्किल्ड प्रोफेशनल रिसर्च और ऑनगोइंग मॉनिटरिंग चाहिए। मतलब और जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जिनका लिमिटेड बजट है वो तो ये लोग कर भी नहीं सकते, उसको हायर भी नहीं कर सकते या फिर अफोर्ड भी नहीं कर सकते। सो जो रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेन करना और इम्प्लीमेंट करना भी एक सिग्निफिकेंट चैलेंज ही है, ठीक है। तो आई होप आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ में आया होगा। अभी एक लास्ट टॉपिक रहता है उसका टॉपिक का यूनिट का, तो हम देखते हैं कि वो क्या है और अपना इस यूनिट सेकंड का शॉर्ट वन कंप्लीट करते हैं, फिर हम थर्ड यूनिट पे चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है हमारा पब्लिसिटी इन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। सो यार देखो पीआर टीम का हम समझ चुके हैं, ठीक है, कि पब्लिक रिलेशन क्या है, सब वो क्या करती है, उसका प्रोसेस क्या है। अब बात आती है कि ये ज़रूरत क्या है मार्केटिंग में, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करके डैट इज़ द पब्लिसिटी, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो पब्लिसिटी है, जब तक आप अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी नहीं करोगे, ठीक है, तो कैसे पता लगेगा, ब्रांड अवेयरनेस कैसे आएगी, आपके प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन और ब्रांड के बारे में लोगों को पता कैसे चलेगा, ठीक है। सो पब्लिसिटी यही है, पब्लिसिटी इन मार्केटिंग रिवॉल्व्स अराउंड द स्ट्रेटेजिक डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस अबाउट अ प्रोडक्ट, ब्रांड और ऑर्गेनाइजेशन टू द पब्लिक थ्रू वेरियस मीडिया चैनल। थ्रू वेरियस मीडिया चैनल मीन्स न्यूज़पेपर है, व्लॉग्स है, सोशल मीडिया चैनल है या कुछ भी, ठीक है, टीवी, न्यूज़पेपर, कुछ भी, ठीक है। सो इट इज़ अ सबसेट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन का सबसेट है और एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस, इन्हेंसिंग ब्रांड रेपुटेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। सो जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं पब्लिसिटी स्ट्रेटेजी, मार्केटर को क्या फोकस करना चाहिए फैक्टर, जैसे कि उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, मीडिया प्रेफरेंस क्या है, ब्रांड पोजिशनिंग क्या है, की मैसेजेस क्या है और ओवरऑल आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। So by strategically planning and executing publicity efforts, marketers can amplify their brand's reach, establish a positive image and drive consumer engagement and conversion, ठीक है। So ये सब करके अगर आप स्ट्रेटेजिकली कर रहे हो और एग्जीक्यूट कर रहे हो अच्छे से पब्लिसिटी अपने, तो जो मार्केटर है वो क्या कर सकता है, अपने ब्रांड की रीच को बढ़ा सकता है, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकता है और कंज्यूमर की इंगेजमेंट ड्राइव कर सकता है, ठीक है। सो जो आपकी पब्लिसिटी है वो थोड़ा डिफरेंट है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग से, क्योंकि इसमें क्या आता है, ऑब्टेनिंग मीडिया कवरेज एंड अटेंशन थ्रू एडिटोरियल कंटेंट रादर देन पेइंग फॉर एडवर्टाइजिंग स्पेस। मतलब ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि एड स्पेस के लिए पे कर रहा है या कुछ और है, पर ये ज़्यादा फोकस किस पे रखता है, मीडिया कवरेज कितना हो रहा है और कितना अटेंशन वो गेन कर पा रहा है एडिटोरियल कंटेंट से, ठीक है। ये रिलाई करता है इंटरेस्ट एंड जजमेंट ऑफ जर्नलिस्ट, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर्स एंड अदर मीडिया गेट कीपर टू सिलेक्ट एंड पब्लिश न्यूज़ और स्टोरी रिलेटेड टू ब्रांड और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये ज़्यादातर किस पे निर्भर करता है, जर्नलिस्ट हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मीडिया गेट कीपर हैं, ताकि वो सिलेक्ट करें और अब ये लोग अपनी न्यूज़ और स्टोरीज रिलेटेड टू ब्रांड और ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे लगा सकें, ठीक है, मार्केटर्स।
सो जो की कंसेप्ट है बिहाइंड पब्लिसिटी वो यही है कि पॉजिटिव एक्सपोजर जनरेट किया जाए और एक फेवरेबल पब्लिक इमेज प्रोडक्ट, ब्रांड और ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएट किया जाए, ठीक है। मेन इसका एम जो होता है वो टारगेट ऑडियंस की अटेंशन कैप्चर करने के लिए होता है, एक क्यूरियोसिटी बनाने के लिए होता है और एक क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करना होता है थ्रू थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट और मीडिया मेंशन, ठीक है। सो पब्लिसिटी कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, मतलब पब्लिसिटी बहुत सारे फॉर्म्स ले सकते हैं कि जैसे कि न्यूज़ आर्टिकल ले लिया, मतलब उसमें पब्लिश कर दिया फीचर्स, इंटरव्यूज़, रिव्यूज़, इवेंट कवरेज, सोशल मीडिया मेंशन, और इट कैन बी ऑब्टेन थ्रू प्रोएक्टिव एफर्ट जैसे कि प्रेस रिलीज सेंड करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, स्टोरीज पिच करना जर्नलिस्ट को, और थ्रू रिएक्टिव अप्रोचेस सच एज रिस्पॉन्डिंग टू मीडिया इंक्वायरीज और लेवरेजिंग करंट इवेंट्स, ठीक है। सो बेसिकली जो अब हम देखेंगे वो ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे पब्लिसिटी का कि मार्केटिंग क्या है। और अगर हम मोटा मोटा देखें तो पब्लिसिटी बेसिकली क्या ही है यार, हम कितना देखते हैं कि आजकल अगर आप देख रहे हो कि कोई अगर इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेट कर रहा है किसी ब्रांड के साथ तो हम बोलते हैं यार पब्लिसिटी कर रहा है, या फिर पब्लिसिटी स्टंट होगा, या फिर अचानक कोई ऐसा बंदा है जो अचानक रील्स में या ऐसे दिखना शुरू हो जाता है जो बहुत टाइम से गायब था, तो यही बोलते हैं कि यार ये पब्लिसिटी स्टंट होगा, या फिर कुछ अनाप शनाप सा डाल देता है या फिर कुछ अतरंगी सा डाल देता है कुछ इंटरनेट पे, तो हम सब बोलते हैं कि यार ये पब्लिसिटी स्टंट है, ठीक है। सो आप समझ पा रहे हो कि पब्लिसिटी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक आपकी टारगेट ऑडियंस को रीच करना और जो भी है आपका एम कि आपके ब्रांड, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। सो फर्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव इंक्रीजिंग ब्रांड विजिबिलिटी। यही अभी हमने बात की है कि पब्लिसिटी आपको क्या हेल्प करेगा, आपकी ब्रांड की और प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ाने में अमंग द टारगेट ऑडियंस बाय सिक्योरिंग मीडिया कवरेज एंड एक्सपोजर थ्रू मीडिया। मतलब आप क्या कर सकते हो, मतलब पब्लिसिटी किस में हेल्प करेगा आपको आपकी ब्रांड की अवेयरनेस में। नेक्स्ट आता है इनहेंसिंग ब्रांड क्रेडिबिलिटी। Publicity through credible media sources or influencer can boost the perceived credibility and trustworthiness of brand as it is seen as an unbiased endorsement, ठीक है। देखो कोई भी इन्फ्लुएंसर या किसी भी अच्छे मतलब ट्रस्टवर्दी मीडिया रिसोर्स से अगर आपका प्रोडक्ट जा रहा है तो वो लगता है कि यार ये सही होगा, ठीक है। अगर इस इन्फ्लुएंसर ने किया, इस बंदे ने किया है तो यार ये सही कर रहा होगा, ये जेन्युइन ही कर रहा होगा, तो उसको एक एज ए अनबाइस्ड इंडोर्समेंट देखा जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंसिंग। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर परसेप्शन। तो जो पॉजिटिव पब्लिसिटी है वो क्या कर सकती है, कंज्यूमर शेप कर सकती है और एटीट्यूड चेंज कर सकती है उसका टुवर्ड्स ए ब्रांड, ताकि उनका परचेजिंग डिसीजन इन्फ्लुएंस हो और एक ब्रांड की लॉयल्टी बिल्ड हो। नेक्स्ट आता है जनरेटिंग बज़ एंड एक्साइटमेंट। देखो जैसे ही अगर कोई पब्लिसिटी अच्छी कैंपेन, मतलब कोई कैंपेन अच्छा है पब्लिसिटी का, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक सडनली जनरेट करता है एक्साइटमेंट और बज़ अराउंड अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, इवेंट और ब्रांड इनिशिएटिव लीडिंग टू इंक्रीज इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट। देखो जैसे कि आपने अभी कार का देखा होगा, मतलब जैसे ही कोई कार नई लॉन्च होती है तो उसके बारे में पब्लिसिटी पहले इतनी हो जाती है, इन्फ्लुएंसर्स को बोल देते हैं कुछ भी, तो लोगों के बीच में एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाती है। सो दैट इज़ द जनरेटिंग बज़ एंड एक्साइटमेंट, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिसिटी। नेक्स्ट है मैनेजिंग ब्रांड रेपुटेशन। सो पब्लिसिटी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपके जो ब्रांड की रेपुटेशन है उसको मैनेज और मेंटेन करने में, बाय एड्रेसिंग पोटेंशियल क्राइसिस, कि अगर कोई क्राइसिस आ रहे हैं उसको एड्रेस करके, मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करके और नेगेटिव पब्लिसिटी को रिस्पॉन्ड करके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या हैं। सो मार्केटिंग में पब्लिसिटी को हम डिफरेंट टाइप्स में कर सकते हैं बेस्ड ऑन चैनल्स एंड मेथड्स यूज टू जनरेट एंड एक्सपोज मीडिया कवरेज। सो जो फर्स्ट आता है दैट इज़ द मीडिया कवरेज और पीआर पब्लिक रिलेशन। सो इसमें क्या आते हैं, प्रेस रिलीज। मैं ये पॉइंट्स आपसे नहीं डिस्कस कर रही हूँ नेक्स्ट, क्योंकि ये नॉर्मल है, मतलब आप टाइप्स में लिख के आ सकते हो कि कौन कौन से मीडिया कवरेज रहते हैं, जैसे प्रेस रिलीज हो गया, मीडिया पेजेस हो गया जिसमें हम जर्नलिस्ट के पास जाते हैं और एडिटर्स के पास जाते हैं अपने स्टोरी आइडियाज़ के लिए, मीडिया इंटरव्यू हो गया, ठीक है, सिक्योरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रांड रिप्रेजेंटेड टू बी इंटरव्यूड बाय जर्नलिस्ट और इन्फ्लुएंसर, न्यूज़ आर्टिकल्स हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया और मीडिया टूर्स हो गया, ठीक है। मीडिया टूर्स में मतलब विजिट और टूर अरेंज करना जर्नलिस्ट के, ताकि वो एक ब्रांड और प्रोडक्ट का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकें। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया पब्लिसिटी, मतलब इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनरशिप कर लिया, कोई भी बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर है जिसके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं उसके साथ कोलैबोरेट करना, सोशल मीडिया मेंशन करना, वायरल कैंपेन करना, मतलब ऐसा कंटेंट और कैंपेन बनाना जिसके अंदर पोटेंशियल है जल्दी स्प्रेड होने का और अटेंशन पाने का सोशल मीडिया पे, ठीक है। नेक्स्ट पब्लिसिटी आती है इवेंट पब्लिसिटी, मतलब इवेंट स्पॉन्सरशिप करना या फिर इवेंट कवरेज
उसमें क्या होता है कि मीडिया अटेंशन, कोई भी होस्ट करके या पार्टिसिपेट करके इवेंट्स में आप एक मीडिया की अटेंशन ले सकते हो। प्रोडक्ट लॉन्च के लिए कोई इवेंट कर देना, तो इससे क्या होता है कि आपकी पब्लिसिटी बढ़ती है। नेक्स्ट आता है सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। इसमें क्या होता है किसी भी पार्टनरशिप, सेलिब्रिटी के साथ पार्टनर करना, मतलब पार्टनरिंग करना, और पब्लिक फिगर जो मतलब जिसको लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, जो आपकी ब्रांड वैल्यू पे भी सूट करता है और आपके टारगेट ऑडियंस को भी रीच कर पाएगा। और इन्फ्लुएंसर्स के साथ करना, मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर या उसके साथ कर रहे हो तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है आपके ब्रांड में। ठीक है। नेक्स्ट आता है गुरिल्ला मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी स्टंट। जैसे कि कोई क्रिएटिव और अनकन्वेंशनल कैंपेन क्रिएट करना ताकि लोगों में एक्साइटमेंट और मीडिया उसको कवरेज खुद कवर करे। ठीक है। और पब्लिक के टेंशन लेना और फिर उनको इंकरेज करना कि यार तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तो वो दैट इज़ वो बिल्कुल ऑर्गेनिक पब्लिसिटी होती है। ठीक है, ये दैट इज़ अ पब्लिसिटी स्टंट। नेक्स्ट आता है कंटेंट मार्केटिंग। मतलब ऐसे कंटेंट बनाना, वीडियोस, व्लॉग पोस्ट जो हम वेरियस चैनल पे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ ताकि टारगेट ऑडियंस उससे और ज़्यादा अट्रैक्ट हो और आपको एक्सपोजर मिले। नेक्स्ट आता है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन देना। अगर इंडस्ट्री में अगर आपको अवार्ड्स और रिकॉग्निशन अगर आप देते हो अचीवमेंट्स, इनोवेशन या कंट्रीब्यूशन के लिए, ये भी एक पॉजिटिव पब्लिसिटी का काम करती है और आपकी ब्रांड रेपुटेशन को बढ़ाती है। कम्युनिटी और इंगेजमेंट और पब्लिसिटी। इंडस्ट्री अवार्ड्स का यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो क्रिकेट में कई बार होता है ना कि यार इसने स्पॉन्सरशिप किया हुआ है, इसने दिया हुआ है, तो ये ऐसे आप वहाँ से ले सकते हो कि ये पब्लिसिटी स्टंट ही है जो अवार्ड्स और रिकॉग्निशन कंपनी देती है अपनी तरफ से। ठीक है। सो इंगेजिंग विद लोकल कम्युनिटी और स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप थ्रू पार्टनरशिप, स्पॉन्सरशिप और इनिशिएटिव दैट जनरेट पॉजिटिव एक्सपोजर एंड फोस्टर गुड विल। मतलब आपकी लोकल कम्युनिटी और स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप के साथ में रहना कैसे कर सकते हो आप, पार्टनरशिप के थ्रू जुड़ सकते हो, स्पॉन्सरशिप किस और इनिशिएटिव जो एक पॉजिटिव एक्सपोजर जनरेट करे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पब्लिसिटी इन मार्केटिंग प्रोसेस। सो जो प्रोसेस है वो जनरेटिंग पब्लिसिटी इन मार्केटिंग कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं। स्पेसिफिक अप्रोच डिपेंड करती है ब्रांड पे और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, बट कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो कि एक जनरल फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़ फर्स्ट इज़ अ सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है। देखो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी अगर हर एक काम को करने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव तो आप सेट करोगे ना, तो हर एक में यही है पहले पॉइंट। ठीक है। पब्लिसिटी में भी यही है कि आप अपना पहले गोल और ऑब्जेक्टिव बताओ कि क्या है आपका उस पब्लिसिटी कैंपेन का। सो दिस कुड इंक्लूड इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट और इन्हेंसिंग द ब्रांड रेपुटेशन। ठीक है। फिर अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना कि डिटरमाइन करो कि आपकी प्राइमरी ऑडियंस क्या है कैंपेन के लिए, अंडरस्टैंड करो उनके डेमोग्राफिक्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, मीडिया कंजप्शन हैबिट्स क्या है, प्रेफरेंस क्या है। ठीक है। कैसे आप मैसेज कर रहे हो और कैसे आप सिलेक्ट कर रहे हो, कौन सा चैनल सिलेक्ट कर रहे हो अपना मैसेज देने के लिए। फिर आप अपना की मैसेज डेवलप करो। सो अगर आप बहुत अच्छा कंसाइज और कंपेलिंग मैसेज क्रिएट करते हो जो कि आपके कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ जाता है, सो दिस मैसेज शुड रेजोनेट विद द टारगेट ऑडियंस, क्योंकि जो आप दे रहे हो मैसेज वो आपकी ऑडियंस तक पहुंचाना है, तो वो उनको ही रेजोनेट करना चाहिए। एंड कम्युनिकेट द ब्रांड्स यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। और वो क्या कम्युनिकेट करें, ब्रांड की यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। रिसर्च, मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर। आइडेंटिफाई करो कि रिलेवेंट मीडिया आउटलेट कौन से हैं, जर्नलिस्ट कौन से हैं, ब्लॉगर कौन से हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन से हैं जो कि हु कैटर टू टारगेट ऑडियंस। ठीक है। यहाँ पे रिसर्च करो कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रेफर्ड कम्युनिकेशन मेथड कौन सा सही रहेगा, और प्रीवियस कवरेज टू इंश्योर अ टारगेटेड अप्रोच। नेक्स्ट आता है क्रिएट प्रेस मटेरियल्स। अब देखो सब कुछ हो गया, रिसर्च कर लिया आपने, ठीक है, मैसेज भी क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्टिव भी सेट कर लिया, टारगेट ऑडियंस भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब आता है कि उससे रिलेटेड प्रेस मटेरियल क्रिएट करना। अब डेवलप इसमें क्या आएगा, डेवलप प्रेस रिलीज, मीडिया किट्स और अदर सपोर्टिंग मटेरियल जो हम दैट प्रोवाइड जर्नलिस्ट विद द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, कि जो जर्नलिस्ट को नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट द ब्रांड, प्रोडक्ट और कैंपेन। ये मटेरियल अच्छे से लिखे होने चाहिए, इंगेजिंग होनी चाहिए और फॉर्मेटेड होनी चाहिए ताकि उनको अच्छे से समझ भी आए फॉर द ईजी कंजप्शन। ठीक है। नेक्स्ट आता है पिच टू मीडिया आउटलेट्स। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, वो जर्नलिस्ट और मीडिया आउटलेट्स के पास जाएंगे विद टेलर पिच दैट हाईलाइट द न्यूज़ वर्थी एस्पेक्ट्स ऑफ कैंपेन। अब पर्सनलाइज करेंगे पिच को और एम्फेसाइज करेंगे वाई द स्टोरीज, क्यों ये स्टोरी उनके ऑडियंस के लिए रिलेवेंट है और किस एरिया, कवरेज एरिया से वो अलाइन करती है।
नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट मीडिया इंटरव्यूज़ एंड कवरेज। अब वो क्या करती है, फिर से मीडिया इंटरव्यू कोऑर्डिनेट करती है, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन देती है, रिव्यू करती है कि कैसा रहा, वो जर्नलिस्ट को देती है कि आप उनके ब्रांड को रिप्रेजेंट करो, एक्सपर्ट और स्पोक्स पर्सन हु कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट द ब्रांड मैसेज, मतलब उनको रीच आउट करती है यहाँ पे कि यार हमारे जो ब्रांड का मैसेज है वो अच्छे से कम्युनिकेट किया जाए। नेक्स्ट आता है फिर मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड। फिर वो कंटिन्यू मॉनिटर करता है कि मीडिया की कवरेज कैसे हो रही है, सोशल मीडिया कन्वर्सेशन कैसे हो रहा है, ऑनलाइन मेंशन कैसे हो रहे हैं रिलेटेड टू कैंपेन, जो भी हमने कैंपेन जनरेट किया है। इंगेज जर्नलिस्ट के साथ मिलती है, इन्फ्लुएंसर को देखती है और ऑडियंस के इंक्वायरीज को रिस्पॉन्ड करती है, कंसर्न देखती है कि हाँ कि लोगों को क्या कंसर्न मिला है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करती है जब भी ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे ये सारा मॉनिटर और रिस्पॉन्ड में आता है। एम्पलीफाई थ्रू द डिजिटल चैनल। अब ये क्या करता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठाता है, वहाँ पे देखता है, अपने मीडिया चैनल्स को देखता है, डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स को देखता है ताकि वो एम्पलीफाई कर सके अपने पब्लिसिटी कैंपेन को, ठीक है। सो जो अपने मीडिया कवरेज शेयर करता है, टेस्टिमोनियल शेयर करता है और यूज़र जनरेटेड कंटेंट, ताकि वो फिर से वही बज़ और इंगेजमेंट क्रिएट कर सके अपनी जो भी ब्रांड, प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन को लेके, ठीक है। फिर ये लोग क्या करते हैं, एवेल्युएट एंड मेजर सक्सेस। अब फिर देखते हैं कि अपने पब्लिसिटी कैंपेन चलाया था वो कितना अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाया है। मैट्रिसेस ट्रैक करते हैं, जैसे कि मीडिया की इंप्रेशन कितनी रही, सोशल मीडिया की रीच कितनी रही, वेबसाइट ट्रैफिक कितनी आई है, ब्रांड मेंशंस कितना है, सेंटिमेंट एनालिसिस कितना है, टू गॉज द कैंपेन सक्सेस एंड आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। फिर कहता है लर्न एंड रिफाइन। क्या करता है, एनालाइज करता है कैंपेन का रिजल्ट और फिर फीडबैक लेता है स्टेक होल्डर से, देखता है कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और लेसन लर्न करता है ताकि वो नेक्स्ट पब्लिसिटी कैंपेन के लिए उनको यूज़ कर सके, ठीक है। तो आई होप आपको प्रोसेस भी समझ में आया होगा। अब बस एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहते हैं। मैं सिर्फ आपको ऊपर से बता रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी PR वाले ही हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, पब्लिसिटी और मार्केटिंग के, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव है, वाइडर रीच है, थर्ड पार्टी का वैलिडेशन मिल जाता है, स्टोरी टेलिंग एंड एंगेजमेंट है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, वही लैक ऑफ कंट्रोल, अनसर्टेन रिजल्ट मिलते हैं कई बार, टाइम और रिसोर्स इंटेंसिव है, वही जो हमने PR वाले में पढ़ा था, और लिमिटेड मैसेज कंट्रोल है, और एथिकल कंसिडरेशन कई बार रहता है क्योंकि पब्लिसिटी अगर आप कर रहे हो तो वो भी आपको एज ए एथिकल उसमें ही रह के करनी पड़ती है। ब्रांड को ज़रूरी है ये कि वो ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेसी ही रहे अगर वो पब्लिसिटी कोई एफर्ट कर रहा है तो, ठीक है। तो ये यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है, इसका पूरा शॉर्ट वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं कोशिश करूँगी कि जितनी जल्दी मैं बाकी यूनिट का भी कंप्लीट करा सकूँ यार, एक साथ पूरा मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न और टाइम मैनेजमेंट। तो मैं जितना हो पा रहा है वो आप लोगों के लिए कर रही हूँ। तो प्लीज़ यार शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।